ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है समाजशास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम सामाजिक विचारक मैक्स वेबर। ये कार्यक्रम BA समाजशास्त्र के तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्रीय विचारों का आधार की दूसरी इकाई पर आधारित है। इस कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर माधवी लता दुबे। कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम सामाजिक विचारक मैक्स वेबर। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की BA तृतीय वर्ष समाजशास्त्र विषय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम समाजशास्त्र के एक महत्वपूर्ण विचारक मैक्स वेबर के समाजशास्त्रीय योगदान पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज के इस व्याख्यान से आप समझ सकेंगे समाजशास्त्रीय विचारक मैक्स वेबर ने किन सिद्धांतों को समाजशास्त्र के विकास के लिए अपने योगदान स्वरूप प्रस्तुत किया, कैसे समाजशास्त्र का विकास संभव हुआ। यह आप भली भांति जानते होंगे कि समाजशास्त्र के जो आधारभूत जनक हैं उनमें मैक्स वेबर एक हैं। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को वैज्ञानिक दर्जा दिलाने में अपने सिद्धांतों में किस तरह से अवधारणाओं को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे ताकि यह समझ सकें कि मैक्स वेबर का योगदान समाजशास्त्र में किस तरह अतुलनीय है। विद्यार्थियों, मैक्स वेबर के योगदान के पहले हम संक्षेप में यह बताना चाहेंगे कि मैक्स वेबर जर्मन समाजशास्त्री हैं। 1864 में इनका जन्म हुआ। इनके परिवार का बौद्धिक वातावरण और इनका अनेक विषयों पर अध्ययन करने का परिणाम था कि इन्होंने अपने द्वारा लिखी गई रचनाओं में जो विषय वस्तु दी उससे इतिहास, अर्थशास्त्र, कानून, समाज, इन सभी के प्रभावों को देखा जा सकता है। मैक्स वेबर अर्थशास्त्र के प्राध्यापक भी रहे और 56 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, यानी 1920 में इनकी मृत्यु हो गई। अब्राहम मार्गन ने मैक्स वेबर के बारे में कहा है कि जर्मन में जितने भी समाज वैज्ञानिक हुए उनमें मैक्स वेबर का स्थान सबसे ऊपर है। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र में जिन सिद्धांतों को प्रस्तुत किया उसे हम समझने के पहले आपको यह बताना चाहेंगे कि हर एक विचारक की अपनी एक पद्धति होती है, सिद्धांतों को प्रस्तुत करने की एक तरीका होता है, पद्धति शास्त्र होता है। वे उपकरण तैयार करते हैं, अपनी पद्धति को तैयार करते हैं जिससे कि वे सिद्धांत की कसौटियों को समझा सकें। मैक्स वेबर ने तुलनात्मक विधि का सहारा लेते हुए एक उपकरण तैयार किया जिसे उनके विचारों में आदर्श प्रारूप का नाम दिया जाता है। आइडियल टाइप
या आदर्श प्रारूप। यह आदर्श प्रारूप क्या है? जब हम इसे समझ लेंगे तब हम उनके सिद्धांतों की आगे चर्चा करेंगे। आदर्श प्रारूप का अभिप्राय आदर्श या अच्छा होने से नहीं, बल्कि ऐसी विशिष्ट श्रेणियां जिनको तुलना करने के लिए तैयार किया गया हो, और जब वे इतिहास के विकास क्रम में उन घटनाओं को सहसंबंधित करके यदि हम श्रेणियों में बांट दें तो क्या होगा कि एक घटना की दूसरी घटना से तुलना की जा सकेगी। तो इस तरह से तुलनात्मक विधि के रूप में इस उपकरण को तैयार करके मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन की आधारशिला रखी। आदर्श प्रारूप यानी घटना को समझने की विशिष्ट श्रेणी, ये सब कुछ की व्याख्या नहीं करती, बल्कि सिर्फ तुलना करने के कुछ कार्य कारण संबंधों को खोजती हैं, और इस तरह से तुलना करके सामान्यीकरण निकाले जा सकते हैं। तो आदर्श प्रारूप एक तरह की श्रेणियां हैं। इस उपकरण के आधार पर मैक्स वेबर ने 4 तरह की सामाजिक क्रिया, 3 तरह की सत्ता, नौकरशाही, धर्म और आर्थिक विकास के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। अब हम आदर्श प्रारूप की कसौटियों के आधार पर मैक्स वेबर के इन सभी सिद्धांतों को, अवधारणाओं को उनके समाजशास्त्री योगदान के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं सामाजिक क्रिया। सामाजिक क्रिया का अभिप्राय वेबर के अनुसार उस क्रिया से है जिसका कोई अर्थ हो, यानी समाज में जो भी क्रियाएं व्यक्ति अपने जीवन में दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में जो भी करता है वह व्यक्तिगत क्रिया है, लेकिन जब उसका एक सामाजिक संदर्भ होता है, यानी कर्ता अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करे और अन्य व्यक्तियों से कर्ता प्रभावित हो, तब जो परिणाम निकल के आएगा वह एक अर्थपूर्ण क्रिया होगी। जैसे हम भूख लगती है तो भोजन करते हैं, लेकिन सामूहिक भोज का एक अर्थ होता है। जैन धर्म में यदि हम देखें तो शाम को भोजन करने का एक अर्थ होता है। तो जब कोई क्रिया समूह के संदर्भ में होती है जिसका एक अर्थ होता है, उसे सामाजिक क्रिया कहेंगे। सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार जो उसने आदर्श प्रारूप के आधार पर तैयार किए वे हैं परंपरागत क्रिया, लक्ष्य के आधार पर तार्किक क्रिया, तर्कपूर्ण क्रिया, मूल्यों के आधार पर तर्कपूर्ण क्रिया, संवेगात्मक क्रिया। इन सभी क्रियाओं में मैक्स वेबर ने सबसे ज्यादा अधिक महत्व दिया है तार्किक क्रिया को, क्योंकि वे समाज के विकास और परिवर्तन को समझाने में इस बात पर बल देते हैं कि जब क्रिया में लक्ष्य और साधन में अनुरूपता होगी, हमारा उद्देश्य और उसके आधार पर जब हम साधनों का चयन करेंगे तो समाज में तार्किक क्रिया होगी। इसके अलावा परंपरागत क्रिया से अभिप्राय उनका यह है कि हर एक समाज की व्यवस्था में अनेक रीतियां, प्रथाएं, परंपराएं, लोकाचार, कानून, फैशन होते हैं। इन सभी के अनुरूप जब हम व्यवहार करते हैं तो यह व्यवहार समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप होता है। तो समाज की अपेक्षा के अनुरूप परंपराओं में निर्धारित या जन प्रचलित मान्यताओं में निर्धारित कार्य करने का जो ढंग है, उसके प्रति समूह की स्वीकृति होती है, समूह के पास उसका एक अर्थ होता है। इस तरह से परंपरागत क्रिया समाज में घटित होती है। तीसरा जो प्रकार उन्होंने बताया, मूल्यों के आधार पर क्रिया। तो मूल्य हर एक समाज के वांछित लक्ष्य होते हैं। समाज की संस्कृति मूल्यों का निर्धारण करती है। जब कोई कर्ता अपनी क्रिया में मूल्यों को प्राथमिकता देकर क्रिया करता है, तब उसे हम मूल्यपरक क्रिया कहेंगे। चौथा क्रिया का जो प्रकार है वह है संवेगात्मक क्रिया। संवेगात्मक क्रिया का तात्पर्य है कि जब भावनाएं, संवेग हमारी कर्तव्य प्रेरणा में प्रवाह के साथ आ जाएं, बहुत ज्यादा मात्रा में हम भावों के आधार पर, संवेगों के आधार पर क्रिया करने लगें, तब यह
संवेगात्मक क्रिया होगी। जैसे यदि आप अपने साथियों में किसी को चोट लग जाने पर अचानक मदद करें, किसी की फीस भरने के लिए पैसे इकट्ठा करके आप उसकी मदद करें, तो यह एकदम आपके अंदर जो भाव का अतिरेक है, संवेग है, वे संवेगात्मक क्रिया होंगे। तो उसने सामाजिक क्रिया के अलग अलग जो आधार तैयार किए कि किन लक्षणों के आधार पर हम क्रिया को पहचानेंगे। तो उसने यह समझाने का प्रयास किया कि 4 तरह की क्रिया समाज में मौजूद होती है: तार्किक क्रिया, मूल्य पर आधारित क्रिया, संवेगात्मक क्रिया, परंपरागत क्रिया। अब आदर्श प्रारूप के आधार पर वेबर ने एक दूसरी अवधारणा प्रस्तुत की, वह थी सत्ता की अवधारणा। सत्ता का अभिप्राय क्या है? सत्ता के अभिप्राय को समझने के लिए हमें उससे सह संबंधित 2 और शब्दों, अवधारणाओं के बारे में जानना होगा, जैसे शक्ति और प्रभाव। इसके बाद में हम सत्ता की बात करेंगे। शक्ति का अभिप्राय क्या है? शक्ति यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा सामने वाले की इच्छा को बाध्यता के आधार पर परिवर्तित कर देना, किसी के व्यवहार को ताकत के आधार पर बदल देना शक्ति है। लेकिन प्रभाव का मतलब होता है कि सामने वाले को सामान्य रूप से, जब सामने वाला व्यक्ति, क्रिया करने वाले के सामने जो भी व्यक्ति है, वह उसकी बात को अपने स्वभाव से महसूस करने लगे, अनुकरण करने लगे और उसका अनुयायी बन जाए, बगैर किसी विरोध के, बगैर किसी दबाव के, तो वह प्रभाव होता है। लेकिन सत्ता का अभिप्राय है जब किसी पद में संस्था के द्वारा शक्ति को प्रदान कर दिया जाए, तो हम सामान्य अर्थ में कह सकते हैं कि सत्ता संस्थात्मक शक्ति है। ऐसी शक्ति जो किसी संस्था में पद के माध्यम से प्रदान की जाती है। आप जितने भी पदाधिकारियों को देखते हैं, उनकी भूमिकाओं को आप किस आधार पर स्वीकार करते हैं? प्रशासन में जो ताकत या जो संबल पुलिस या सैनिक बल के पास होता है, वह उनके पद की शक्ति है, संस्था की शक्ति है। तो सत्ता यानी संस्थात्मक शक्ति। अब आदर्श प्रारूप के आधार पर वेबर ने 3 तरह की सत्ता की बात की। सबसे पहला परंपरागत सत्ता, दूसरा चमत्कारिक सत्ता और तीसरा वैधानिक सत्ता। परंपरागत सत्ता का अभिप्राय इस प्रकार की सत्ता से है जिसमें पद का आधार पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, यानी कुछ विशेष व्यक्तियों को या घरानों को इतना महत्व दिया जाता है कि यह मान लिया जाता है कि वे ही सत्ता के अधिकारी हैं और उनका उस पर हक होता है। तो प्राचीन समाजों में हम देखते हैं कि जो भी किताबों में हमें वृत्तांत मिलते हैं, पहले समय में परंपरा का बहुत वर्चस्व होता था, क्योंकि चिंतन का स्तर भी वह था कि हम राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। तो इस अवस्था में परंपरा से सत्ता का पद निर्धारित होता था। कुछ समाजों में किसी व्यक्ति विशेष में विशिष्ट लक्षणों के कारण चमत्कारिक सत्ता का अस्तित्व आया। वेबर के अनुसार चमत्कारिक सत्ता का अभिप्राय सत्ता पर आसीन व्यक्ति में विलक्षण प्रतिभा का होना है, यानी जो समाज में शासित वर्ग है वह उसके शक्ति के कारण नहीं, प्रभाव के कारण सत्ता को स्वीकार करता है। तो ऐसी सत्ता जिसमें प्रभाव की अधिकता हो, वह चमत्कारिक सत्ता होती है। वेबर का मंतव्य है कि जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हुई, वैज्ञानिक चिंतन बढ़ा, तार्किक युग आया, तो तर्क के आधार पर लक्ष्य का निर्धारण होने लगा और अच्छे समाज के विकास के लिए, विशाल जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, जितने भी संगठन थे उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो सत्ता अस्तित्व में आई, उसे तर्क विधिक सत्ता का उसने नाम दिया।
तर्क विधिक सत्ता यानी वैधानिक सत्ता, जो कानून विधि सम्मत तरीके से समाज में कार्य करती। आधुनिक समाजों का यह लक्षण है कि हम उसमें सत्ता के इसी रूप को देख रहे हैं, यानी जो भी पदाधिकारी हैं वे विधि के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर नियुक्त भी होते हैं और उन्हीं कार्यों को संपादित करते हैं जो आदेश की एकता का पालन करने के लिए अनिवार्य होते हैं, संगठन के उद्देश्य होते हैं, उनके हिसाब से जो नियम बनाए जाते हैं उसके आधार पे कार्य होता है। तो 3 तरह की सत्ता की बात मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप के आधार से की, यानी उसने दुनिया के अलग अलग समाजों में श्रेणियां तैयार की कि किस तरह से सत्ता काम कर रही है, और फिर उसके आधार पे यह पाया कि 3 तरह से सत्ता समाज में हो सकती है, या तो परंपरा के कारण, या व्यक्ति विशेष की विलक्षण प्रतिभा यानी चमत्कार के कारण, या फिर कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से सत्ता का विधायी रूप। तीसरा जो प्रकार है, इसके आधार पर मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र में एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा को प्रस्तुत किया। उसे हम नौकरशाही की अवधारणा के रूप में समझ सकते हैं। नौकरशाही क्या है? इसे आप अन्य नामों से भी जानते होंगे। अधिकारी तंत्र, अंग्रेजी में ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब टेबल के पीछे का तंत्र। अधिकारी तंत्र एक सोपानिक संगठन है जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए काम करता है। उद्देश्य इसका होता है कि बड़े पैमाने पर प्रशासन के कार्यों को चलाने के लिए बहुत सारे कर्मचारी अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं। अब देखिए, जैसा कि आप अपने समाज में किसी भी एक विभाग के बारे में देखिए, प्रशासनिक तंत्र में यदि हम देखें तो प्रमुख, जिले का प्रमुख, कलेक्टर, इसके बाद डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी, इस तरह से एक पदों का संस्तरण है। आप किसी भी संस्था में जाके देखिए, जैसे महाविद्यालय में हम देखते हैं कि प्राचार्य, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, कार्यालयीन कर्मचारियों का एक तंत्र और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। हर एक संगठन में ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारियों का पद सोपान क्रम और उन सभी के पास कार्यों का बंटवारा, यानी संगठन का एक उद्देश्य कि क्या करना है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अलग अलग कर्मचारियों की व्यवस्था, और ये सभी कर्मचारी अपने अपने कार्य को संपादित करेंगे। इस पूरी व्यवस्था में मैक्स वेबर का यह मानना था कि नौकरशाही संगठन विशाल जनसंख्या को निर्देशित करने के लिए या एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, संतुलन लाने के लिए नियंत्रणकारी व्यवस्था के रूप में काम करता है। प्रत्येक नौकरशाही जो संगठन है, इसमें न केवल पद सोपान संस्तरण होता है, बल्कि लिखित नियम होते हैं जिनके आधार पर कर्मचारी काम करते हैं, यानी किसी तरह के मौखिक आदेश का इसमें कोई स्थान नहीं होता। ऊपर से लेके नीचे तक आदेश को बदला भी नहीं जाता, यानी आदेश की एकता काम करती है। श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण होता है, यानी श्रम का बंटवारा और हर एक कार्य का एक विशेषज्ञ। तो जैसे जैसे समाज में आगे वृद्धि हुई, वैसे वैसे विशेषीकरण की मांग भी होने लगी, यानी जिस कार्य को बहुत अधिक दक्षता के साथ कोई करेगा, उसका अपना पद होता है, ताकि संगठन के उद्देश्य को ठीक से प्राप्त किया जा सके। जो कर्मचारी होते हैं उन्हें पूर्णकालिक वेतन प्राप्त होता है, सेवाएं मिलती हैं, उनकी भर्ती, पदोन्नति, इसका भी निश्चित नियम होता है, यानी किस तरह से भर्ती होना है और फिर भर्ती होने के पश्चात पदोन्नति कैसे होगी, और यदि आचरण ठीक नहीं हुआ या संगठन के लक्ष्य में बाधा पहुंचाई तो पद अवनति भी हो सकती है। तो इस तरह से पूरा एक जो तंत्र है उसे हम नौकरशाही कहते हैं। नौकरशाही को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं,
राजनीतिक समाजशास्त्र में राजनीतिक व्यवस्था के संचालन में हम इस बात को समझते हैं कि एक तरफ जनता में मांग उठती है, शासन व्यवस्था में उन मांगों के अनुरूप कानून तैयार होता है, उस कानून को प्रयुक्त करने के लिए एक तंत्र की जरूरत होती है जो उसको क्रियान्वित कर सके। तो नौकरशाही जो है वो क्रियान्वयन करने वाला एक तंत्र है। तो अभी तक आपने समझा कि मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार और तीसरे प्रकार के आधार पर नौकरशाही की चर्चा कैसे की। अब हम आपसे बात करते हैं मैक्स वेबर के एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत की, जिसमें उन्होंने धर्म और आर्थिक विकास के संबंधों को समझाया है। मैक्स वेबर की महत्वपूर्ण रचना प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म एक महत्वपूर्ण कृति है, जिसमें उन्होंने इस बात को समझाने का प्रयास किया कि धर्म किस तरीके से आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। मैक्स वेबर के इस विचार के पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि समाजशास्त्र में जब हम दुर्खीम को पढ़ते हैं तब या मार्क्स को पढ़ते हैं तब हमें अलग अलग बात समझ में आती है। दुर्खीम ये कहते हैं कि धर्म सामूहिक एकता का आधार है, यानी समाज के स्थायित्व के लिए धर्म एक महत्वपूर्ण अभिकरण है। मार्क्स यह कहते हैं कि समाज की जो मूल संरचना है, अधिसंरचना, उसमें उत्पादन की प्रणाली होती है, उत्पादन के संबंध होते हैं। जैसी उत्पादन की प्रणाली होगी वैसे समाज की अधोसंरचना यानी बाह्य संरचना में जो भी इकाइयां हैं वे वैसी होंगी, यानी धर्म भी आर्थिक प्रणाली से प्रभावित होगा। मैक्स वेबर ने इन दोनों विद्वानों के तर्कों का खंडन किया। उन्होंने यह कहा कि अर्थव्यवस्था धर्म को प्रभावित नहीं करती, बल्कि धर्म अर्थव्यवस्था को आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करने का एक आधार है। दूसरी बात यह कि दुर्खीम ने कहा कि जो सामाजिक एकता बनाए रखने में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका है, इस तरह समाज में स्थिरता आती है। तो मैक्स वेबर का यह मानना है कि धर्म आर्थिक विकास के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का एक आधार हो सकता है। अब देखिए, इन सब आधारों को लेकर उसने एक जो सिद्धांत दिया, जिसमें वह यह बताना चाहते हैं कि धर्म और आर्थिक विकास कैसे सहसंबंधित हैं। इसके लिए उन्होंने दुनिया के 6 धर्मों का अध्ययन किया, प्रमुख रूप से यहूदी धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, ताओवाद, प्रोटेस्टेंट धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म। इनका अध्ययन करके उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि हर एक धर्म में आचरण के कुछ निश्चित तरीके होते हैं और ये निश्चित तरीके हमारी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। यानी हमारा लक्ष्य क्या है, समाज में रहकर हम कैसे कार्य करें, कैसा जीवन जिएं, यह सब धर्म के आचरण के द्वारा सुनिश्चित होता है। तो मैक्स वेबर ने तुलना करके यानी आदर्श प्रारूप के आधार पर श्रेणियां तैयार की और श्रेणियां तैयार करके उन्होंने हर एक धर्म के कुछ निश्चित मानकों को निकाला। निष्कर्ष रूप से उन्होंने यह स्पष्ट किया कि प्रोटेस्टेंट आचार संहिता में कुछ ऐसी बातें हैं जो पूंजीवाद के विकास के लिए जरूरी हैं। अब विद्यार्थियों, पहले हमें सहसंबंध को जानने के पहले पूंजीवाद क्या है इस पर भी चर्चा करनी चाहिए, तब हम उसके सहसंबंध को समझ सकते हैं। पूंजीवाद दरअसल व्यवसाय की व्यवस्था का वैज्ञानिक ढंग है, यानी उत्पादन प्रणाली में वैज्ञानिक तकनीकी का इस्तेमाल जब किया गया, और अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि मुक्त बाजार व्यवस्था, श्रम की व्यवस्था, मुक्त श्रम की व्यवस्था, वैज्ञानिक आविष्कार, इन सब के बदौलत बहुत बड़े बिक्री के लिए संगठित बाजार, नए नए उद्यमी, ये जो व्यवस्था है वह सब पूंजीवाद का लक्षण है। तो आप देखिए कि तर्क के आधार पर
विकास का जो मार्ग है वह पूंजीवाद में है। तो किस धर्म में ये बातें हैं, इसके संयोजन में उन्होंने प्रोटेस्टेंट आचार की कुछ खास बातों को लिया। प्रोटेस्टेंट आचार में काल्विन मत का समर्थन करते हुए खास बात जो उन्होंने स्पष्ट की उसमें यह था कि ईश्वर सर्वोपरि है। विद्यार्थियों, सभी धर्मों में यह स्वीकार किया गया है कि ईश्वर सर्वोपरि है, लेकिन उस ईश्वर के प्रति भक्ति का तरीका सभी धर्मों में अलग अलग है। तो प्रोटेस्टेंट आचार संहिता यह कहती है कि ईश्वर का गौरव बढ़ाने के लिए सभी को काम करना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो, धनी हो या निर्धन हो। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा श्रम करना चाहिए। श्रम के माध्यम से अधिक सक्रिय जीवन जीकर आप ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को समझा सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप ईश्वर में विश्वास करते हैं। तो प्रोटेस्टेंट आचार संहिता और पूंजीवाद में क्या सहसंबंध है, यह इस बात से समझा जा सकता है कि तर्क के आधार पर जो क्रियाएं की गई उनको केंद्रित करके देखा गया कि श्रम अधिक करना है, अच्छा जीवन जीना है, तो हमें ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता मिल जाएगा। पूंजीवाद अधिक से अधिक श्रम और नए नए अवसरों की खोज पर आधारित है, इसलिए उसका सहसंबंध उन्होंने खोजा। दूसरी बात यह कि प्रोटेस्टेंट आचार में मुक्ति की अवधारणा बिल्कुल अलग है। मुक्ति की अवधारणा या वैराग्य का मतलब यह नहीं है कि हम धन से दूर हो जाएं या हम जीवन से हट जाएं, अपने महत्वपूर्ण कार्यों से हट जाएं। उसमें मुक्ति या वैराग्य का अभिप्राय यह है कि आप सक्रिय जीवन जीकर अधिक से अधिक धन कमाएं और अधिक से अधिक उसका उपभोग करें। पूंजीवाद में ज्यादा उत्पादन होगा, बाजार में उनकी बिक्री होगी, तो यह कब संभव है? जब हम अधिक धन कमाएंगे और अधिक उसका उपभोग करेंगे। इसलिए इनका सहसंबंध उन्होंने ढूंढा। दूसरी बात यह है कि समाज में सभी को शिक्षित होना चाहिए, साक्षरता पे बल। तो पूंजीवाद में वैज्ञानिकता पर आधारित या नई चीजों पर आधारित तार्किक सोच के आधार पर जो काम होता है, तभी हम नई चीजों को इस्तेमाल करने की समझ विकसित कर पाते हैं। तो हर एक व्यक्ति को सीखना है, शिक्षित होना है। ईश्वर की जो किताब यानी धर्म ग्रंथ बाइबिल, उसको सभी व्यक्तियों को पढ़ते बनना चाहिए, यानी शिक्षित होना चाहिए। तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमारे जो सोच है उसमें परिवर्तन आता है, और इसलिए पूंजीवाद और इसमें सहसंबंध उन्होंने खोजा। इसके अलावा ज्यादा काम करना है, अवकाश का बहिष्कार करना है, छुट्टी नहीं लेना है। यही सही मायने में प्रोटेस्टेंट वैराग्य है कि आप ज्यादा से ज्यादा काम करें। तो इन दोनों के बीच सहसंबंध को ढूंढने के बाद वेबर ने यह समझाने का प्रयास किया कि धर्म के जो आचार हैं वह कैसे विकास में सहायक हैं। लेकिन इन सभी बातों का कदापि यह मतलब नहीं है कि यह अंतिम निष्कर्ष है। वेबर ने स्वयं यह बतलाने का प्रयास किया कि कोई भी जो कारक हैं उनमें सहसंबंध को खोजकर हम सामान्यीकरण निकाल सकते हैं, किंतु वे अंतिम निष्कर्ष नहीं होंगे। आगे जब अध्ययन किया जाए तो कोई दूसरे कारक होंगे, उन्हें भी तुलना की श्रेणियों के माध्यम से हम करके समाज की नई चीजों को खोज सकते हैं। सामाजिक वास्तविकता बहुत जटिल है। तो आज आपने इस व्याख्यान में वेबर के द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सिद्धांतों को संक्षेप में जाना। आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे समाजशास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम सामाजिक विचारक मैक्स वेबर। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थीं डॉक्टर माधवी लता दुबे। निवेदिका थीं अनुराधा। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम
मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।